तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसके पिछले जो भी लेक्चर आपके मिले उस लेक्चरों का आपने आनंद उठाया होगा, साथ में उसका अध्ययन बड़े अच्छे से किया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 4.3 का आरंभ करने वाले हैं। और 4.3 का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है मूलों की प्रकृति। लेकिन मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमें थोड़ी मूलों के बारे में समझना होगा। अब तक जो आपको पढ़ाया गया, आपने गुणनखंड विधि के माध्यम से किसी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या किए, ज्ञात किए। और आप जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण के जो मूलों की संख्या होती है वो अधिकतम कितनी होती है, 2। ठीक है जी। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम आज जो बात करने वाले हैं वह यह है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर रहे हैं और गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे मान सरलता से प्राप्त नहीं हो रहा है या आसानी से गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, जैसे अंडर रूट में मान अगर हो तो आसानी से गुणनखंड नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे द्विघात समीकरणों का हम मूल कैसे ज्ञात करें। तो ऐसे द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं द्विघाती सूत्र। तो क्या होता है द्विघाती सूत्र, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। जैसे माना माना ax² प्लस bx प्लस c=0 एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है। अब अगर यह द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे भाई, तो इसके 2 मूल होंगे। इसलिए अतः अतः इनके मूल, और इनके मूल जो है वो एक फार्मूला है हमारे पास, x -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a के बराबर। ठीक है जी। क्या आ गया आपको यहाँ पे, तो x आ गया -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a के बराबर। यह हमारा मूल ज्ञात करने का एक क्या गया, फार्मूला गया। अब बात आती है कि यहाँ पे ये सब पद क्या है, तो जहां जहां हमारा a जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक, b हमारा जो है x का गुणांक है, और c जो हमारा है वह एक प्रकार का कैसा पद है, अच्छा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आई बात कि ax² प्लस bx प्लस c=0 जो कि एक द्विघात समीकरण है, उसके मूल कैसे ज्ञात करें, किस कंडीशन में, तो उन परिस्थितियों में जहां पर हम सरलता से गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहां पे हम एक फार्मूला प्रयोग करते हैं, x -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a के बराबर। और इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भाई ये द्विघाती सूत्र की उत्पत्ति कैसे, कौन था बताने वाला। तो आपने एक नाम सुना होगा, जो भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था सिद्धाचार्य। क्या नाम था, सिद्धाचार्य। तो सिद्धाचार्य ने जो कि जीरो का आविष्कार किया था या जीरो की खोज की थी, साथ ही साथ इन्होंने द्विघात समीकरणों के मूलों को भी क्या किया, कैसे ज्ञात किया जा सके उसके लिए एक समीकरण प्राप्त किया। अतः इसी द्विघाती सूत्र को हम क्या कहते हैं भाई, तो सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं या सिद्धाचार्य का सूत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि x -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a को क्या कहा जाता है, तो इसे त्रिधाचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो कई बार आपसे मौखिक तौर पे या कई बार एग्जाम में भी ये प्रश्न उठा दिए जाते हैं कि सिद्धाचार्य का सूत्र क्या है। अब बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो किसके माध्यम से पढ़े हैं, द्विघाती सूत्र के माध्यम से पढ़े हैं, उनको द्विघाती सूत्र याद आता है। लेकिन द्विघाती सूत्र को प्रतिपादित करने वाले जो गणितज्ञ थे उनका नाम था सिद्धाचार्य, इसलिए इसे सिद्धाचार्य का सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो आ गया x -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a के बराबर। अब मुद्दा बेटा ये है कि आपके सिलेबस में सिद्धाचार्य का सीधे सीधे क्या दिया गया, प्रयोग दिया गया, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि सिद्धाचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तो थोड़ा समय लेके इसे नोट करो और फिर मैं आपको समझाता हूँ
सिद्धाचार्य के नियम का व्युत्पन्न कैसे किया जा सकता है, उत्पत्ति कैसे की जा सकती है। तो देवघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र समझने के बाद अब इस सूत्र का निगमन कैसे किया जा सकता है, हम ये समझना चाहते हैं। देखें, बड़ा सिंपल है। कह रहे कि सिद्धाचार्य सूत्र का निगमन कीजिए, या कह रहा है कि सिद्धाचार्य सूत्र का निगमन कीजिए किसके माध्यम से भाई, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब समस्या बेटा ये है आप लोग के लिए कि आपके सिलेबस में पहले जब से 70% डिडक्शन हुआ है उसके पूर्ववत हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं इसके बारे में दिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अब पूर्ण वर्ग वाले पूरी की पूरी विधि क्या कर दी गई, हटा दी गई, और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज था वो भी क्या किया गया, हटा दिया गया। तो अब इस चीज को कैसे समझें, तो बड़ा सरल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब पढ़े नहीं है तो समझने में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो 100% तक आपको समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले जान लो कि सिद्धाचार्य सूत्र है क्या। तो यह है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। हमें इसी का निगमन करना है, ठीक है जी, यह माना में लेके आए। अब कैसे आएगा, तो सर्वप्रथम मान लेते हैं, माना, ध्यान से देखना, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके द्वारा हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को क्या कर रहे हैं, निगमन कर रहे हैं या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ कैसे करोगे भाई, तो आपने जो दिया गया समीकरण से लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग विधि हम अपनाने जा रहे हैं। कौन सा विधि अपनाएंगे यहाँ पे, पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से इस दिए गए द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात करने वाले। अब पूर्ण वर्ग विधि कहती क्या है भाई, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा या विधि से। अब पूर्ण वर्ग बनता कैसे, तो पूर्ण वर्ग में हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उस गुणांक से पूरे पदों में क्या कर दो, भाग दो। क्या कहा मैंने, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो उस गुणांक से पूरे पदों में क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए। हम लिखेंगे ए से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ए से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या होगा, भाग देने पर देयरफॉर यह आ जाएगा पहला पद ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। ये बात आप अच्छे जानते होंगे। तो अगर दोनों पक्षों में देंगे तो दोनों पक्ष के प्रत्येक पदों में भाग देना पड़ेगा। तो हमने कहा ए से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की पहली विधि है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उस गुणांक से प्रत्येक पदों में क्या किया जाएगा, भाग देना। तो भाग दिया आपने, यहाँ से ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए और 0 में से भाग दोगे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आ रही बात। हमने पहला काम क्या किया, पहला एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उस गुणांक से प्रत्येक पदों में भाग दे दिया, दोनों पक्षों में भाग दे दिया। भाग देने से जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वो ऐसा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 के रूप में हम लिख लिया। अब पूर्ण वर्ग बनता कैसे, तो पूर्ण वर्ग के लिए हम दो प्रकार के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, यहाँ देखिएगा, या तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, जिसका मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, यह होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ठीक है, मतलब हमें अपने समीकरण को इस रूप में बदलना है
या इस रूप में बदलना। इसमें बदलोगे तो इसके जगह पे यह लिखा जाएगा, इसमें बदलोगे तो इसके जगह पे यह लिखा जाएगा। अरे बात समझ में? तो हमें इन दोनों के रूप में किसी भी एक रूप में बदलना है। अब किस रूप में बदलोगे तो यह समीकरण का यह वाला पद बताता है। अगर इसके आगे प्लस है तो ए प्लस बी के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे, अगर माइनस होगा तो ए माइनस बी के रूप में क्या करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। अब क्या करोगे, यहाँ देखो, अब जो समीकरण प्राप्त हुआ भाग देने के बाद इसके केवल दो पद लो, पहला और दूसरा। अब पहला में देखोगे तो पहला यहाँ मिला एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा में यहाँ पे क्या है, एक्स, तो हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 गुणे b बाई ए, और बाहर क्या है, x। लेकिन हमारा तो मान केवल b बाई ए था, यहाँ पे क्या आ गया, 2b बाई ए आ गया। तो मान में परिवर्तन ना हो इसलिए जितना ऊपर गुणा किया उतना ही क्या करेंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। अरे बात समझ में, 2 गुणे b बाई 2a गुणे x आ गया, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे क्या होगा कि 2 से 2 फिर कट जाएगा, अब पुनः कितना आ जाएगा, b बाई ए आ जाएगा, ठीक। और x है तो x प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ ठीक से समझ लीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। मैंने कहा कि शुरू के दो पद लीजिए जिसमें एक में वर्ग हो और दूसरा में उसका एक घात कम हो। तो यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे x पे कितना घात है, 1 घात। अब अगर देखो इसमें इस x वाले को 2x के रूप में बदलना है, तो 2x के रूप में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर जिसका तस लिखा प्लस 2 गुणे b बाई ए को b बाई 2a लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, b बाई ए, और फिर लास्ट में x है तो x है, फिर ए सी बाई ए को जस का तस आप क्या कर लिए, उतार, ठीक। अब देखो अगर गौर से देखोगे आप तो यह आ गया एक्स स्क्वायर और यह आ गया 2x। तो आप तो जानते हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab आता है, b भी तो आता है, तो यहाँ b के स्थान पे क्या है, तो b के स्थान पे b बाई 2a, कितना है, b बाई 2a। तो जो b यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। जो हमारा b बाई 2a के यहाँ वर्ग नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, और जितना यहाँ मान आया है इसी का वर्ग करके एक बार जोड़ दो, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जोड़ोगे तो मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मान ना बदले इसलिए इतना ही फिर से क्या कर दो, घटा भी दो, तो b बाई 2a का होल वर्ग, और लास्ट में है प्लस c बाई a इक्वल टू 0। क्या लगता है आपको मान में कोई परिवर्तन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाई ए होगा, अब b बाई 2a का वर्ग माइनस b बाई 2a, सॉरी ये 2a होगा, माइनस b बाई 2a का होल वर्ग, ये दोनों कट के फिर क्या करेंगे, 0। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। मतलब जो भी हमने काम किया उस काम से इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन रूप तो जरूर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, अब देखो a का स्थान पे x है, b का स्थान पे क्या है, b बाई 2a, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a b, तो b इंटू ए लिखो चाहे a इंटू b लिखो, बात तो एक ही है। तो 2ba प्लस b स्क्वायर, तो इतना क्या हो जाएगा, तो इतना अगर यहाँ पर देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या देता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इतना होगा। तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ से आ गया, इसके जगह पे हमारा निकल के आ गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, यह हमारा आ गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ बचा माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब जो होल वर्ग है ये लीजिए एक पूर्ण वर्ग बन के तैयार हो गया, इसे इधर रखिए और सबको उधर भेज दीजिए। क्या आएगा देखो, यहाँ से x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर यह निकल के आएगा, इसको उधर भेजेंगे तो यह माइनस में उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस b बाई 2a का होल वर्ग और माइनस c बाई a, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा b स्क्वायर, और नीचे 2 का वर्ग करो तो 4, a का वर्ग करो तो 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस c बाई।
इतना हमारा है। अब इसका हम क्या करें, इनको एलसीएम लेकर आपस में जोड़ दें, तो हमारे यहाँ से आ गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और 4a² और a² का एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4a²। और यहाँ क्या होगा भाई, 4a² से 4a² में भाग दोगे, एक का गुणा b² में करो तो ऊपर तो आ गया b² माइनस, लेकिन यहाँ जब गुणा करेंगे भाग देंगे a का 4a² में, तो एक से एक कैंसिल कैंसिल होगा, अब 4a बचेगा, तो 4a का c में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4a। ठीक है, आप बेकायदे 4a² और a का एलसीएम लेके और फिर इन दोनों का आपस में क्या करिएगा, जोड़िएगा, जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a² के बराबर। अब क्या करते हैं, इधर वर्ग है, वर्ग को हटाते तो उधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो हमारा आ गया मान यहाँ से x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, जैसे ही वर्गमूल चढ़ेगा यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लगेगा ना जी, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/4a का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ध्यान से आप देखें, 4a का स्क्वायर जो है वो 2a का होल स्क्वायर है, तो 2a इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचा x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अब बाई नीचे हमारा क्या आ गया 2a। ठीक है जी, उतना ही आएगा, क्योंकि 4a² का होल अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 2a के बराबर। अब b बाई 2a को उधर ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, इतना आ गया हमारा। ठीक, अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो ध्यान से देखिए, एलसीएम लोगे तो यहाँ से x का मान निकल के आपका आ जाएगा x इक्वल टू नीचे आ गया 2a और ऊपर कितना आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac के बराबर। यह जो हमारा मान प्राप्त हुआ x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a एक्चुअल में कुछ और नहीं है, यही हमारा क्या कहलाता है, शिष्टाचार का सूत्र कहलाता है, या द्विघाती सूत्र कहलाता है। तो इसी को हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में क्लियर है, बहुत सरल है, कुछ खास नहीं है। पूर्ण वर्ग बना के हम इस द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना के बड़ी सरलता से हम शिष्टाचार के सूत्र का क्या कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। कैसे बना एक बार और समझिए। हमने सर्वप्रथम क्या किया, मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। अगर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अपना रहे हो तो सबसे पहले x² के गुणांक से पूरे पदों में भाग दो, तो x² का गुणांक a है तो a से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देने से जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ वह हो गया x² प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। तो पहला तो काम यहाँ पे हुआ आपका, दूसरा काम अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा काम यहाँ क्या कर रहे हो, अब पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या ध्यान रखेंगे कि x² के बाद x आए, अगर x² के बाद x आया है तो 2 से इसमें गुणा करो और 2 से क्या कर दो भाग दो। ठीक है, तो 2 से गुणा करके 2 से भाग दोगे तो मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। यहाँ 2 से गुणा किया, अब b बाई a को हमने 2a लिख लिया। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया b बाई 2a इंटू क्या आया x प्लस c बाई a इक्वल टू 0। क्लियर है सर, अब आगे देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे तीसरा हम प्रोसीजर कर रहे हैं, किसके लिए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम यहाँ पे दो फार्मूले में से कोई एक फार्मूला लेंगे, इन्हीं दोनों में से, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का बनाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस के रूप का बनाना चाहते हो तो ये मान आना चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम प्लस के रूप में बनाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यह हो गया x² प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, इतना है। अब यहाँ देखो x² मतलब या a का स्क्वायर प्लस 2a, तो क्या है यार, अगर यह बच के क्या होगा bn होगा, तो आगे b का स्क्वायर आना चाहिए जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने क्या किया, b बाई 2a का एक बार होल वर्ग करके जोड़ दिया और एक बार होल वर्ग करके क्या कर दिया घटा दिया, जिससे इसके मान में कोई भी अंतर ना आए। इतना करने के बाद अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूर्ण वर्ग बना के दे देगा। अब वह कैसा होगा, a प्लस बी का होल वर्ग होगा। तो a की जगह पे x है और b की जगह पर b बाई 2a है, तो यह हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल वर्ग। देखिए माइनस
इतना मान बच गया, इतना मान 10 का 10 लिख लो, फिर इसे ट्रांसफर करो। तो ट्रांसफर किया, फिर इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा मान आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर के बराबर। अब तीसरा काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, तो तीसरा हम कर रहे हैं कि इसके वर्ग को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वर्ग को ट्रांसफर करें तो क्या लगेगा, वर्गमूल, साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस। आप ये बात अच्छे जानते होंगे कि x के बराबर अगर 4 है तो x का मान क्या आएगा, x का मान आपका प्लस माइनस 2 आता है, मतलब प्लस 2 का वर्ग करोगे तो भी 4 आएगा, और माइनस 2 का वर्ग करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ रहे हैं। तो हमारा सदैव ही जब वर्ग के रूप में कोई संख्या दिया गया है और तब वर्ग हटाते हैं तो प्राप्त जो मान होता है, वर्गमूल का जो मान प्राप्त होता है सदैव प्लस और माइनस में आता है हमारा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने वर्गमूल उधर लेके गए, यहाँ प्लस माइनस लग गया, फिर आप b/2a को उधर ट्रांसफर करो, प्लस में था, इधर जाकर कितने आएगा, माइनस में, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल के आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के बराबर। और ध्यान से देखो तो यही हमारा क्या है, सीधाचार सूत्र है या द्विघाती सूत्र। क्लियर है, समझ में आ गई बात। देखिए कितना आसान था, बस एक इसका हवा थोड़ा बना रहता है, क्योंकि जब पढ़ाया नहीं जाता इसका निर्माण तो जाहिर सी बात उन बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या है, कठिनाई कहीं ना कहीं से उत्पन्न कर देता है। प्लस साथ ही साथ हमारे सिलेबस में अभी है भी नहीं, डायरेक्ट इसका यूजेज है, तो डायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि इस फार्मूले का प्रयोग करिए तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी क्या हो जाए, समस्या पैदा हो जाए। तो समस्या ना हो इसलिए हमने क्या किया, इसका पूर्णतः रूप से निर्माण कर दिया और एक ऐसे भी विधि का यहाँ प्रयोग किया जो विधि अब आपको पढ़ना ही नहीं। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीधाचार के सूत्र का निर्माण किया। ठीक है, मेरे ख्याल समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों को भी क्या करिए, या अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई अच्छी से क्या कर सके, पूरा कर सके। तो चलें थोड़ा समय लें, नोट करें। उसके बाद अब हमें पढ़ना है कि जो मूल यहाँ प्राप्त हुआ, ये मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा। अच्छा, प्रश्न उठता है कि नेचर क्यों जानना सर, तो नेचर इसलिए जानना है कि मान लीजिए कोई अगर समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया, और उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, अगर मूल के बारे में पता हो कि इसके मूल ज्ञात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो अगर हो सकते हैं तो मूल ज्ञात करेंगे, नहीं हो सकते हैं तो कोई भी मूल ज्ञात नहीं करेंगे। तो कम से कम इतनी तो सहूलियत आपको पहले ही मिल जाएगी ना, कि जिससे आप पता तो कर सको, देख के बता तो सको कि इसके मूल निकल भी सकते हैं कि नहीं निकल सकते। पता चला कि पूरा मेहनत करते हुए आप आ रहे हैं, अब बाद में आप आए तो आपको ये दिखा कर यार इसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा, फिर समस्या हो गया, फंडा हो गया आपके लिए। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। लीजिए इस समय नोट करिए, अब फिर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मूलों की प्रकृति। तो सीधाचार सूत्र समझने के बाद अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति बहुत शानदार कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम बड़ी सरलता से क्या करते हैं, किसी दिए गए द्विघात समीकरण के बारे में समझ पाते हैं कि इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं कि नहीं ज्ञात किए। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक यहाँ पे हमें स्पेशल शब्द पढ़ना होता है, जिसे हम कहते हैं विविक्तर। क्या नाम है सर, विविक्तर, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम डी के रूप में लिखते हैं। तो क्या है विविक्तर, तो विविक्तर के बारे में कहा जाता है कि डी का जो मान होता है, जो विविक्तर किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण, हमने कहा कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, तो मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए हम निकालेंगे विविक्तर। चूंकि विविक्तर जो होता है डी, यह बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ध्यान रखना। तो जब कभी भी किसी दिए गए द्विघात समीकरण का अगर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहेंगे तो उसे ज्ञात करने से पहले हम उसका विविक्तर ज्ञात करेंगे। अब विविक्तर का डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब जो डी का मान आएगा ज्ञात करने के बाद से जो डी का मान आएगा एक्चुअल में वह डी का मान इन दिए गए मोलों की प्रकृति के बारे में क्या करेगा, बताएगा। तो कौन कौन से मान आते हैं भाई, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डी के मान के लिए, डी के हर संभव मान। तो डी के हमारे हर संभव मान जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो हमारा होता है वो होता है कि यदि डी का मान बड़ा हो 0 से, यदि डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा कहता है कि यदि डी का मान बराबर हो 0 के, और तीसरा कहता है कि यदि डी का मान छोटा हो 0। ठीक, मतलब किसी दिए गए द्विघात समीकरण का हमने विविक्तर ज्ञात किया। विविक्तर कैसे ज्ञात करोगे, तो b² - 4ac में a, b और c का मान उठा के रखोगे। रखने से अगर d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, मान धनात्मक है। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, मान धनात्मक है। या हल करने के बाद समान किसके बराबर आ जाए, 0। और 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, मान 0 से छोटा आएगा तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा या क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आ रहा है तो यह 3 बताते क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तो कहेंगे दो भिन्न मूल होंगे, और वो दोनों मूल कैसे होंगे, और वास्तविक होंगे, और वास्तविक। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से बड़ा आया तो उसके जो 2 मूल्य आएंगे वो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, और दोनों को दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरी बात, अगर डी का मान 0 के बराबर आए तो यहाँ पे दोनों मूल भिन्न के बजाय समान होंगे, और साथ में क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ में क्या होंगे, हमारे वास्तविक। ठीक, लेकिन अगर डी का मान हमारा 0 से कम आ गया तो इस कंडीशन में इसके कोई भी मूल संभव नहीं है। मतलब दिए गए द्विघात समीकरण का कोई मूल्य ही नहीं होगा अगर डी का मान हमारा 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर? तो 3 बातें यहाँ पे। पहला, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें, तो मूलों की प्रकृति हम विविक्तर के माध्यम से ज्ञात करेंगे। विविक्तर का मान होता है b² - 4ac के बराबर। चेक करेंगे क्या डी का मान जो हमारा है वह 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, अलग अलग मूल होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर आया तो दोनों मूल समान होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन अगर डी का मान 0 से क्या आ गया, छोटा, तो फिर इस दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं पाया जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? बड़ा सिंपल है। तो चले आप नोट करें विविक्तर। अब विविक्तर के बाद अब हम क्या करते हैं, इनके उदाहरणों का अध्ययन करते हैं और लेते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 7। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, समझने का प्रयास करिए। तो चलिए इसे नोट करें और फिर बढ़ते हैं आगे। तो विविक्तर और मूलक की प्रकृति समझने के बाद अब आता है उदाहरण नंबर 7। बड़ा प्यारा सा चुलबुला सा हमारा ये क्या है, उदाहरण है। कैसा, देखो कह रहा है कि उदाहरण 7, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी क्या करेंगे। बड़ा सरल है, कुछ करना ही नहीं जी। आप इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, विविक्तर से संबंधित पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना कैसे करोगे। सबसे पहले तो प्रश्न लिखो। प्रश्न हमारा क्या है भाई, तो 2x² - 4x + 3 = 0। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक, पहले समीकरण लिख लिया जाए और फिर उसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक मान से कर दिया जाए, जो है हमारा ax² + bx + c = 0। ठीक है, करने से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमें गुणांकों के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ x² था, a बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो a का स्थान पे कितना है भाई,
2 है। बी के स्थान पे कितना है, तो यहाँ x है, बी का स्थान पे क्या है 4, लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस। और सी का स्थान पे क्या है भाई 3। ठीक है, जैसे इतना हो जाए तो प्रश्न में क्या पूछा है, विवेक्तर ज्ञात कीजिए ना, तो आप लिखेंगे चूंकि विवेक्तर, अब आप जानते हैं कि विवेक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब मान उठा के रखिए, तो आप लिखेंगे ए बी व सी का मान रखने पर, अब मान रखते ही देयरफॉर डी इक्वल टू हो जाएगा बी, बी का मान कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, कितना आएगा सर। अब माइनस का वर्ग करोगे प्लस, और 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ देखिए माइनस 4 दूना 8 और 8 3 का कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया 24। अब देखो, अब 16 में से 24 जाएगा तो डी का मान कितना आएगा, तो 16 और 16 6 22, 8 बचेगा, लेकिन किस में माइनस, तो ये कितना आ गया भाई डी का मान -8 आ गया। और -8 जो है तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ये जीरो से क्या है छोटा है, लेस देन जीरो, ये हमारा क्या आ गया डी का मान। ठीक, अब आगे क्या कहोगे आप, अब यहाँ आगे कहोगे कि चूंकि चूंकि डी इज लेस देन जीरो है, तो अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कहेंगे भैया इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आप कहेंगे तो दिए गए द्विघात समीकरण समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपसे दो बातें पूछी गई थी, पहला विवेकता, तो विवेकता हमारा आ गया -8 के बराबर जो 0 से छोटा है। दूसरी बात, आपने देखा कि भाई डी का मान 0 से छोटा है, तो कहा कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पे मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, यहाँ कोई मूल ही नहीं होंगे, कोई मूल ही नहीं निकलेगा, तो प्रकृति कहाँ से है। ठीक है ना, प्रकृति का मतलब है कि क्या बराबर है, क्या ये अलग अलग है, ना ये बराबर होगा ना अलग अलग होगा, यहाँ तो मूल ही नहीं पता चलेगा, मूल ही नहीं आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिए गए द्विघात समीकरणों का विविक्तर का प्रयोग करके उनके मूलों के प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ मूल होते तो फिर हम यहाँ पे सिद्धाचार नियम लगाते या सिद्धाचार का सूत्र लगाते और उसके माध्यम से इस दिए गए समीकरण का क्या ज्ञात करते बेटा, मूल ज्ञात करते। क्लियर ना, चलिए इसे नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ। उदाहरण नंबर 7 करने के बाद अब बात करेंगे हम उदाहरण नंबर 8 की, और ये जो उदाहरण नंबर 8 है ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा कर पाना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़। आपको कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, लीजिए यह हमने एक वृत्ताकार पार्क ले लिया, उस वृत्ताकार पार्क का जो व्यास है वो कितना है 13 मीटर, तो हमारा ए भी इसका व्यास हो गया। अब व्यास के दोनों सिरों पर दो हमारे फाटक लगे, ठीक है, अब इन दोनों फाटकों से हमें कुछ दूरी पर एक क्या करना है खंभा गाड़ना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों के दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर एक हम खंभा गाड़ रहे हैं, तो ए से पी और बी से पी के बीच के दूरियों का अंतर कितना दिया है 7 मीटर। तो क्या ऐसा कर पाना संभव है, कह रहा है कि ऐसा दोनों के बीच की दूरियों का अंतर 7 मीटर के बराबर कोई खंभा आप गाड़ पाओगे, ये संभव है। अगर संभव है तो दोनों फाटकों से इस खंभे के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताओ। बहुत आसान, बड़ा सिंपल, कैसे करोगे, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना, इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा। हल में आप लिखेंगे चूंकि ए बी वृत्ताकार
पार्क का व्यास है, इसलिए ए बी का मान कितना दिया है, 13 मीटर। ठीक, अब व्यास के सिरों पर ए और बी दो फाटक हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपने बात को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मानेंगे, माना बिंदु P पर खंबा गाड़ना है, इसलिए बिंदु B से P की दूरी, बिंदु B से P की दूरी, और वह हम मान लेते हैं कितने के बराबर, x मीटर, और इसे हमने क्या किया, माना x मीटर। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार, क्या कहता है भाई प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिए। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि ए और बी से खंबे के दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो आप लिखेंगे ए और बी से खंभों के दूरियों का अंतर, मतलब AP माइनस BP बराबर 7 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। अगर BP का मान हम रखें, BP कहाँ है, बिंदु B से P की दूरी कितना है, x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP माइनस x बराबर 7, माइनस x को उधर ट्रांसफर करें तो AP का मान हमारा निकल के आ गया 7 प्लस x के बराबर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, कितना हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ABP एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, समकोण त्रिभुज का, जिसमें कोण P हमारा क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में हमने यह दूरी मान लिया x मीटर, और यह निकल का कितना आ गया, x प्लस 7 या 7 प्लस x मीटर, कितना निकल के हमारा आ गया। ठीक है जी, तो ये समकोण त्रिभुज के तीन क्या है, भुजाएं हैं। आप लिखें चूंकि फाटक को वह खंबे द्वारा बना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P हमारा क्या है, 90। इसलिए समकोण त्रिभुज APB में क्या आएगा भाई, APB में आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे AB स्क्वायर का मान जो निकल के आएगा वो बराबर हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस BP के स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक, और मान उठा के रख दो, AB का मान हमारा कितना है, AB बराबर हमने लिया 13, दिया 13 मीटर, ये हो गया 13 का वर्ग। AP अभी आपने समीकरण नंबर 1 से निकाला है 7 प्लस x का वर्ग, अब BP आपने कितना माना है, x का वर्ग, ये कहां से आया था, समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए 13 का वर्ग करोगे 169, 169 होगा, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का वर्ग करोगे 49 प्लस 2 गुणे 7 गुणे x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यह हो गया 169 इक्वल टू 49 प्लस 7 दूना 14x प्लस 2x स्क्वायर। अब 169 को उधर लेके जाओ, तो यह हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, इतना हमारा निकल गया। ठीक है जी, अब इतना आने के बाद इसे सॉल्व किया जाए, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और
9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 जाएगा 2, और ये हो गया 1, 120। अब देखिए सब में 2 कॉमन है, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देते ही यह हमारा तैयार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या खंभा गाड़ा जा सकता है। तो खंभे को गाड़ने के लिए हम पहले इस दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अब मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बे वेक्टर के माध्यम से। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि खंभे के लिए बे वेक्टर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b का मान क्या है बाबू, तो b का मान है 7, a का मान क्या है 1, और c का मान कितना है -7। उठा कर रख दो यहाँ पे, रखिएगा तो क्या आएगा देखिए, आप रखेंगे तो देयर फोर d इक्वल टू आ जाएगा आपका b की जगह पे क्या है 7, तो 7 का वर्ग -4 गुणे a की जगह पे a है, और c की जगह पे क्या है -7। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से आएगा 49, और माइनस माइनस का गुणा होगा क्या आ जाएगा प्लस, और 4 का 24, 240। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया आपका 289 के बराबर, जो बड़ा है किससे 0 से। इसका मतलब है कि हम बड़ी सरलता से क्या कर सकते हैं, खंभा गाड़ सकते हैं। यह डी बताता है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है, दो भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे और वह कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर ना। तो हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं मूलों के लिए, मूलों के लिए। अब मूलों के लिए जब हम निकलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, आप सीधे सीधे सीधा नियम लगाओ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बराबर। कितना आ गया हमारा। अब इसमें मान आप रखिए, तो क्या आएगा, हम मान रख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो b का मान कितना है 7, तो -7 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी डी का मान निकालो कितना 289, ये हो गया 289 बाई, और यहाँ पे 2 और a का मान कितना है बाबू 1, तो कितना आएगा x का मान, तो x इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस माइनस 289 17 का वर्ग है, तो 17 बाहर आ जाएगा, और नीचे आ गया 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया x का मान। अब x का मान एक बार अगर प्लस लिया जाए तो x का मान निकलेगा, एक बार क्या लिया जाएगा माइनस, तो आप लिखेंगे अतः x बराबर -7 प्लस 17/2, या x बराबर -7 माइनस 17/2। ये आ गया हमारा। इस चीज को मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा देखो, तो x इक्वल टू आ जाएगा -7 में से 17 जाएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5, या यहाँ से x कितना आ गया -17 और -7 -24, और 24 को 2 से भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा -12। अब क्या लंबाइयां आपका ऋणात्मक हो सकती है क्या, यह लंबाई तो है, x किसको माना है बीपी ना, तो b से p की दूरी ऋणात्मक आएगी, बिल्कुल नहीं, तो यह तो नहीं दिया जाएगा, छोड़ देंगे, तो हमारा x बराबर क्या आएगा 5, तो हम लिखेंगे अर्थात b से p के बीच की दूरी, यह हमारा आ जाएगा कितना मीटर 5 मीटर। एक तो ये आ गया, दूसरा a से p के बीच की दूरी, a से p के बीच की दूरी, और यह दूरी आ जाएगा आपका समीकरण 1 से 7 + 5, और 7 + 5 मिला के कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है जी, तो a से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अतः हमारा AP जो आया, AP जो आ गया वह तो आ गया आपका 12 मीटर, और BP जो हमारा आया वह कितना आ गया 5। ठीक, आपसे यही तो पूछा है कि क्या ऐसा कर पाना संभव था, बिल्कुल संभव है, क्योंकि डी का मान 0 से क्या है बड़ा। अब कह रहा है दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, तो दोनों फाटकों से जो खंभा हमको गाड़ना होगा वह ए से
12 मीटर की दूरी पर और बी से कितने दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर गाड़ना। क्लियर है? तो एक लाइन आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह की थोड़ी दिक्कत है, यही लिख रहा हूँ, आप डायग्राम ठीक से बना लीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे अर्थात अर्थात ए से 12 मीटर व बी से 5 मीटर की दूरी पर खंबा खंबा गाड़ना होगा, गाड़ना होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगा तो एक बार और रिमाइंड करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो पहले ही आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लेंगे तो ये जो मैंने लिखा है इससे हौज पौज नहीं होगा। आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण मैंने ऐसा लिखा है। कैसे लिखा है, तो पहला स्टार्ट किया यहाँ से, पहला यहाँ स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ से पूरा लिखा गया, तीसरा यह बात लिखी गई, चौथे में यहाँ लिखा गया, और पांचवा में यहाँ लिखा गया, और छठा जो बचा था वो यहाँ लिखा गया, और इसका सारांश जो था वो सातवां यहाँ। ठीक है, मतलब एक क्रम मैंने लगा दिया है कि कहाँ कहाँ लिखा गया, आपको कंफ्यूजन ना पाएगा। तो चलिए नोट करें। इसके बाद से इस आपका 4.3 का एक लास्ट एग्जांपल बच रहा है, एग्जांपल नंबर 9। इसके बाद से वो कराते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और जब अगला वीडियो लेके आएंगे तो 4.3 का वहां पर पूरे प्रश्न का हल ज्ञात करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो फटाफट नोट करेंगे। चलिए उदाहरण 8 देखने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट उदाहरण, बड़ा प्यारा है। और पहले अपने विवेक्तर निकालना सीखा, फिर विवेक्तर के माध्यम से उसके प्रकृत बताया। अब क्या है कि प्रकृत भी बतानी है, और साथ में अगर प्रकृत निकलने के लायक है, मतलब 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो आपको क्या करना है, उसके मूलों को ज्ञात भी करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेक्तर ज्ञात करिए। पहले तो विवेक्तर ज्ञात करिए, फिर मूलों के प्रकृत बताइए। बताइए कि मूल कैसे हैं, अगर वे वास्तविक हैं तो उन्हें क्या करिए, ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल है, कैसे करोगे भैया, आइए हल में क्या बताया मैंने करने के लिए। सबसे पहले मैंने कहा कि दिया गया समीकरण नोट करिए। समीकरण क्या है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। फिर क्या लिखोगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर आपको गुणांक प्राप्त हो जाएंगे। a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा -2, और c का मान कितना आ जाएगा 1/3। a का मान 3, b का मान -2 और c का मान कितना आ गया 1/3। अब क्या करेंगे सर आप, अब आप लिखेंगे चूंकि विवेक्तर ज्ञात करना है ना, तो चूंकि विवेक्तर d = b² - 4ac। मैं लगे हाथ ये भी आपको बता दूं कि विवेक्तर वाला जो ये हमारा 4.3 है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और एक क्वेश्चन हर साल विवेक्तर से संबंधित आपसे एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। तो यह एमसीक्यू के लिए भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो d = b² - 4ac। अब मान उठा कर रखो, ए बी और सी का मान रखने पर जब रखोगे तो d = आ जाएगा b², b कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर, -4a का मान कितना है 3, और c का मान है 1/3। अब यहाँ देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ से d का मान कितना है भाई, तो -2 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा +4 -4, तो d का मान हमारा क्या आ गया 0 के। अब यदि d हमारा 0 आया तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि d = 0 है तो या प्राप्त हुआ तो दोनों मूल आपस में समान और वास्तविक होंगे, इसलिए मूलों के लिए द्विघात सूत्र से या द्विघात सूत्र से या सिद्धाचार्य के नियम से हमारा क्या आएगा, मूलों के लिए x = आ जाएगा -b ± √b² - 4ac/2a। अब यहाँ मान रखो
एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही तो मान निकालो, कितना आया 0, तो यह तो आ गया रूट में 0 बाई 2a। ए का मान कितना है भाई, ए इक्वल टू आपने कितना निकाला थी, अब बी की जगह, सॉरी बी का मान तो रखा है नहीं, बी की जगह पे है माइनस माइनस। अब देखिए एक्स का मान माइनस का गुणा करोगे +2 प्लस माइनस 0 रूट में से बाहर निकालोगे 0 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स का मान क्या आया, तो यहाँ एक्स का मान आ गया 2 प्लस माइनस 0/6। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसका अर्थ ये हुआ एक बार एक्स का मान प्लस में लेंगे और एक बार एक्स का मान किस में लेंगे, माइनस में हम लिखेंगे, इसलिए या अतः एक बार x 2 प्लस 0/6 या x 2 माइनस 0/6। अब 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2/6, तो x का मान यहाँ पे आ गया 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x का मान निकल के कितना आ गया 1/3। ठीक, और यहाँ पे x का मान क्या आएगा भाई, 2 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 ही रहेगा, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ भी हमारा x का मान निकल के कितना आ गया 1/3। अभी आपने कहा था ना, तो मूल आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तो लीजिए दोनों मूल आपस में क्या आ गया समान, और कैसे होंगे वास्तविक, तो आपसे क्या करें उन्हें ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे अतः दोनों मूल x बराबर 1/3, 1/, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो देखिए कितना शानदार कितना आसान। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई कम से कम 2-4 बच्चों का जरूर जोड़ने का प्रयास इस चैनल से करिए कि उनकी भी पढ़ाई क्या हो ठीक से हो सके। साथ में लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जो बच्चे टेलीग्राम से ना जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक से आप जाके क्या हो जाइए जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जाती है। साथ में और भी नई जो चीजें आने वाली हैं वो सब कुछ टेलीग्राम के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है। साथ में आप इंस्टाग्राम तथा फेसबुक के लिंक से भी जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपने चैनल का पेजेज बन के क्या है तैयार। उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा आज की क्लास में। तो आज हम लोग 4.3 के जितने भी उदाहरण, साथ में सिद्धाचार का नियम और विविक्तर जो हमारा मूलक प्रकृति के बारे में बताता है, इसके बारे में अध्ययन किया, और अगले जो लेक्चर लेके आएंगे उस लेक्चर में 4.3 के हम सारे प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत आनंद आया होगा, और आज रखते हैं यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।